Hey guys, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's lecture, we will be discussing time and repetition of remedy in intermittent diseases. जो intermittent diseases में remedy का administration किया जाता है, वो किस point of time पे करना है और remedy को किस तरीके से repeat करना है, वो आज के वीडियो में हम समझेंगे. बट बिफोर वी बिगिन विद टुडेज लेक्चर, फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन की फैमिली का पार्ट बन पाओ. लेट्स गेट स्टार्टेड. First, let's talk about time of administration of remedy. Friends, here it has been mentioned that the most appropriate and efficacious time for administering medicine is immediately or very soon after the termination of paroxysm, as soon as the patient has partially recovered from its effect. Friends, मैंने आपको previous video में बताया हुआ है दैट जो फीवर आते हैं वो पैरोक्सिम्स के फॉर्म में आते हैं. वो मैंने आई लिंक पे वीडियो शेयर किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे विजिट करिएगा. तो जो फीवर आते हैं इंटरमिटेंट डिजीजेस के केस में वो पैरोक्सिम के फॉर्म में आते हैं. वो हीट और कोल्ड का भी हो सकता है या फिर हीट, चिल एंड स्वेट का भी हो सकता है. तो ये जो पैरोक्सिम हमें देखने को मिलते हैं, दो पैरोक्सिम के बीच में एक टाइम आता है जब पैरोक्सिम नहीं होता है या फिर फीवर नहीं होता है. उस टाइम पे जो रेमेडी है उसको एडमिनिस्टर करने का वो सबसे अप्रोप्रिएट टाइम होता है. बट इफ द मेडिसिन दो स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएट टू द केस इज गिवन इमीडिएटली बिफोर द पैरोक्सिम, लेकिन अगर हम इसी का दूसरा साइड देखें कि क्यों हमें पैरोक्सिम के बाद रेमेडी देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पैरोक्सिम के पहले रेमेडी देंगे और हमें पता है कि होम्योपैथिक रेमेडी एक सिमिलिमम होती है तो वो सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी उस नेचुरल डिजीज के लिए. अब जब उस सिम्टम का नेचुरल रिकरेंस होगा और ये नेचुरल सिम्टम्स ऑफ डिजीज एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो वो और ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रेट हार्म प्रोवाइड कर सकता है. तो इसीलिए हमें जो रेमेडी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैरोक्सिम के बाद करना होता है. देखिए यहाँ पर लिखा है, बट इफ द मेडिसिन दो अप्रोप्रिएट to the case is given immediately before the paroxysm, the action of the medicine would coincide with the natural recurrence of the disease and causes such a violent reaction in the organism that it produces at least a great loss of strength if it do not endanger life. वो लाइफ को अगर हार्म नहीं कर पाएगा तो भी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस ले आता है. फ्रेंड्स, देखिए आप इस ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं. दिस इज अ ग्राफ शोइंग टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी. फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर टाइम है. सबसे पहले चिल का स्टेज है, उसके बाद हीट की स्टेज है और स्वेट. इस पूरे ये जो फिगर है, इतना एरिया अगर हम समझे तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पैरोक्सिम को. और उसके बाद फिर नेक्स्ट ये है. इन दोनों के बीच में एक स्टेज आ रही है, ये वाली जो स्टेज है, ये स्टेज जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यही वो टाइम है जो कि सबसे सूटेबल है रेमेडी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. क्योंकि यहाँ पे चिल, हीट, स्वेट में से कोई भी स्टेज नहीं है तो हम इसको एंटी पायरेटिक, पायरेटिक मतलब फीवर से रिलेट करता है वो टर्म, तो यहाँ पर ए पायरेटिक कंडीशन होती है. दैट मीन्स इस सिचुएशन में फीवर हमें देखने को नहीं मिलेगा. मूविंग ऑन, बट इफ द मेडिसिन be given immediately after the termination of the fit, that is to say at the period when apyretic interval has commenced and long time before the next paroxysm, then the vital force of organism is best possible condition to allow itself to quietly altered by the remedy and thus restore the healthy state. Intermittent fever endemic in marshy district and tracts of countries frequently exposed to inundations endemic in marshy districts. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि
जो सबसे पहली स्टेटमेंट हमने देखी कि रेमेडी जो एडमिनिस्टर करना है वो 2 पैरोक्सिम के बीच में करना है, ये उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा हमें क्यों करना है। क्योंकि जो मेडिसिन है टर्मिनेशन ऑफ फिट के बाद जब आप एडमिनिस्टर करोगे तो वाइटल फोर्स को सुटेबल टाइम पीरियड मिल जाएगा जिसमें वो अपने अंदर कुछ ऑल्टरेशंस ला पाए, जिसकी हेल्प से वो फिर बॉडी में हेल्थ को रिस्टोर कर पाए। बट इफ द स्टेज ऑफ एपायरेक्सिया, नाउ जो स्टेट जो पैरोक्सिम के बीच की स्टेट जो एपायरेटिक इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, अगर वो बहुत शॉर्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा है बट इफ द स्टेज ऑफ एपायरेक्सिया फीवरलेस इंटरवल इज वेरी शॉर्ट एज हैपेंस इन वेरी बैड फीवर। फ्रेंड्स, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि किसी को बुखार आता है, अचानक से उन्हें ठंड लगती है, फीवर आ जाता है, फिर उनका बुखार उतर जाएगा, फिर उनको ठंड लगने लगेगी। तो ये जो पैरोक्सिम का टाइम मिला वो बहुत कम था। तो इसमें हमें क्या करना है, और इफ इट इज डिस्टर्ब्ड बाय सम ऑफ द आफ्टर सफरिंग ऑफ द प्रीवियस पैरोक्सिम, the dose of the medicine should be administered during the declining period of paroxysm. अगर एपायरेक्सिया की कंडीशन स्टेज जो बहुत थोड़े टाइम के लिए आ रही है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो उस टाइम हमें डिक्लाइनिंग पीरियड ऑफ पैरोक्सिम में क्या करनी पड़ेगी, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी उस टाइम जब पैरोक्सिम डिक्लाइन कर रहा हो या फिर पैरोक्सिम कम पड़ रहा हो। चलिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिसिन इज अप्लाइड, यहाँ पर फिर से ये चिल स्टेज है, ये हीट स्टेज है एंड दिस इज स्वेटिंग स्टेज। और ये क्या है, ये पैरोक्सिम स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ और अब यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है। दिस इज द फेज जहाँ पे हमें रेमेडी एडमिनिस्टर करनी है। दिस इज द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ पैरोक्सिम। ये डिक्लाइनिंग फेज है पैरोक्सिम का और इसी टाइम हमें रेमेडी को एडमिनिस्टर करना है। दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइम जब एपायरेक्सिया की कंडीशन, देखिए यहाँ पर क्रॉस देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है या फिर हमें देखने को मिल ही नहीं रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेपिटेशन ऑफ रेमेडी कि हमें रेमेडी का रेपिटेशन कब करना है और कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इसे समझते हैं। A single dose of suitable medicine stops the paroxysm. हम क्या करेंगे, अगर हमने एक सिमिलिमम सेलेक्ट किया तो वो क्या करेगा, पैरोक्सिम को स्टॉप कर देगा। After some times recurrence occurs which may be due to 2 reasons. और कुछ टाइम बाद कुछ रिकरेंस हमें देखने को मिल सकता है जो कि 2 रीजन से होगा। या तो नॉक्शियस इन्फ्लुएंस स्टिल कंटिन्यूइंग टू एक्ट, जो नॉक्शियस इन्फ्लुएंस थी, जो डिजीज कॉजिंग इन्फ्लुएंस थी, वो अभी भी एक्ट कर रही है। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें नॉक्शियस इन्फ्लुएंस का रिमूवल करना पड़ेगा और रिपीट करना पड़ेगा मेडिसिन को, लेकिन तभी जब इस कंडीशन के साथ भी उस पेशेंट की टोटलिटी मैच कर रही हो। दैट मीन्स हमें केस टेकिंग करनी पड़ेगी और सेम अगर रेमेडी आ रही है तो हमें उसे रिपीट करना पड़ेगा। इस कंडीशन में या तो हमें क्योर अचीव हो जाएगा या तो क्या होगा, क्योर अचीव नहीं होगा। अगर क्योर अचीव नहीं हुआ तो रिकरेंस का एक कारण सोरा भी हो सकता है। तो अगर क्योर नहीं मिला तो हो सकता है सोरा बैकग्राउंड में हो और इस कंडीशन में हमें एंटीसोरिक ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्योर मिल जाएगा। सो दिस वाज हाउ we should repeat the remedy during intermittent diseases कि सबसे पहले हम रेमेडी एडमिनिस्टर करेंगे जो पैरोक्सिम को स्टॉप कर देगी, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद उसका अगर रिकरेंस हो रहा है तो वो 2 वजह से हो सकता है। अगर नॉक्शियस इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है तो हम उसे हटाएंगे तो वो क्या होगा, पेशेंट क्योर हो जाएगा और नॉक्शियस इन्फ्लुएंस को हटाकर हमें रिपीट करनी होगी उस मेडिसिन को। लेकिन अगर फिर भी पेशेंट क्योर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सो रहा है, बिकॉज डॉक्टर हैनमन हैज ऑलरेडी टोल्ड दैट डिजीज के रिकरेंस के पीछे सोरा प्रेजेंट होता है या फिर कोई भी मियाज्म प्रेजेंट होता है। तो अगर सोरा बैकग्राउंड में है तो उसे रिमूव करने के लिए हमें एंटीसोरिक ट्रीटमेंट का यूज करना पड़ेगा, जिससे इवेंचुअली हमें क्योर ऑब्टेन हो जाएगा। So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed time and repetition of medicines
in intermittent diseases. I hope I have made everyone understand. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.